वेलकम है ऑल डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? इस साइंस वीडियो सीरीज में, रिवीजन सीरीज में हम लोग टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और कुछ गेस क्वेश्चन के तौर पर भी आप लोग को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, इसीलिए आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और ये क्वेश्चन है, आप लोग जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी कहीं से आप लोग वीडियो देखते हैं या कहीं से आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं या सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तो अभी जो टाइम है ये दिमाग को बर्डन लेने का नहीं है, करना बस इतना है, बस रिवीजन बैच है ये। रिवीजन के तौर पर आप लोग बस एक बार सरसरी निगाह से वीडियो को देखते जाए, जैसे लगता है कहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, जैसे दिक्कत है उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। बस इसको सरसरी निगाह से देखते जाना है, ये रिवीजन बैच है, ठीक है। रिवीजन ऐसे ही होता है, ज़्यादा दिमाग पे लोड लेना नहीं है। चलिए ठीक है, ये प्रीवियस ईयर और कुछ इंक्लूडेड क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 10th का टॉप 100 साइंस क्वेश्चन, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन सा भाग है? याद रखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर पड़ता है, आंख के रेटिना पर पड़ता है। याद रखिएगा, एक का बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक का बी। इसका पीडीएफ हम लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम पर डाल देंगे, इसीलिए इसका आंसर भी हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी, अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? याद आप लोग बताइए। जब न्यूनतम दूरी की बात करें तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम की बात करें तो अनंत हो जाएगा। अधिकतम का बात करें तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आंख व्यवहार करता है। याद रखिएगा, आंख जो है कैसा व्यवहार करता है? याद रखिएगा आप लोग, इसमें दिया हुआ है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, समतल की तरह, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, हमारा आंख जो है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। एग्जाम में आप लोग उत्तल दर्पण नहीं मार दीजिएगा, याद रखिएगा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये तो हो गया आपका दाढ़ी बनाने में यूज किया जाता है, डॉक्टरी में यूज किया जाता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, स्थिर विद्युत में आवेश। स्थिर विद्युत, स्थिर मतलब होता है अस्थिर, मतलब रुका हुआ। इसमें क्या हो जाएगा? जो कोई रुक गया मतलब क्या हुआ? विराम में लग गया तो विराम अवस्था में रहते हैं, इस टाइप से याद कीजिएगा। जैसे स्थिर हो गया तो विराम में मारना है, मतलब स्थिर मतलब रुका हुआ, और अस्थिर मतलब गति में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, धारा विद्युत में आवेश होता है। धारा विद्युत में आवेश में रहते हैं, जैसे कोई भी करंट है, ठीक है। आप लोग जैसे मान लीजिए कोई करंट दीजिएगा तार में, तो वो क्या होता है? गति में होता है, ठीक है। इसीलिए वहां से मान लीजिए यहाँ आप लोग प्लग दीजिएगा, स्विच दीजिएगा बोर्ड में, तो बल्ब जल जाता है, तो गति में रहता है तब ना बल्ब जल जाता है। क्या माना है इसे? गति की अवस्था में, धारा जो है गति की अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक। आप लोग हमें बताइए, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक वोल्ट, एम्पियर होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। याद रखिएगा, आवेश का कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का, अच्छा व्यापारिक मात्रा पूछ, जैसे मान लीजिए आप लोग का घर में जो मीटर लगा होता है उसमें जो मापा जाता है, किस रूप में मापा जाता है? याद रखिएगा आप लोग, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है? यूनिट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? यूनिट में मापा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। याद रखिएगा, मान लीजिए इसका ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भी करंट आप लोग तार में प्रवाहित करते हैं, तो शुरुआत में जितना करंट लगेगा अंत में भी तो उतना ही ना करंट लगेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो इससे क्या हो जाएगा? जब किसी ताला से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर जब चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है तो उसके क्या होता है? झटका मारता है, मतलब विपरीत दिशा में उसको संप्रेषित करता है, यानी कि विपरीत प्रकार के इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चुंबकीय सुई धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो,
ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा जब दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? याद रखिएगा, जब भी धार ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो चुंबकीय सुई उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाएगा, पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाएगा। और एक बात और इसमें याद रखिएगा आप लोग, कोई भी चुंबक है मान लीजिए, ठीक है, उसका एक साइड होता है नॉर्थ, एक साइड होता है साउथ। जब भी उसे स्वतंत्र रूप से लटकाइएगा ना तो हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर ही वो लटका हुआ प्रतीत होगा, हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर ही लटका रहेगा। नेक्स्ट है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है? याद रखिएगा, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से अंगूठा का बात करता है। दक्षिण हस्त नियम, जैसे मान लीजिए ये अंगूठा है और ये अदर उंगली है, ठीक है, तो इसमें अंगूठा क्या इंडिकेट करेगा? अंगूठा जो है धारा की दिशा, विद्युत की धारा की दिशा को इंडिकेट करेगा, और तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करता है? अभी तुरंत चर्चा किए हैं, किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? वृत्त रेखाओं के संकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को निरूपित करेगा। नेक्स्ट है, अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है तो अभी ऊपर यही क्वेश्चन था, ऊपर से नीचे की ओर बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में होगी, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? याद रखिएगा, आधे जब परिवर्तन कर लेगा उसके बाद ये परिवर्तित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय यानी कि बांटने वाला वलय का उपयोग जो है विद्युत मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की संख्या क्या होगी? याद रखिएगा, कोई भी एक बड़ा सा ये चुंबक है, इसे 3 पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है। जब इसका नॉर्थ था, इसका साउथ था, अगर कितनों पार्ट में बांटिएगा ना तो एक ठो मान लीजिए पार्ट अलग हो गया तो इसका भी ये नॉर्थ होगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। उसको ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? 2 2 4 2 6, ध्रुवों की संख्या कितनी हो गई? 6। चुंबक को कितनों बार में काटिएगा ना, ध्रुवों की संख्या प्रत्येक में 2 होगा, चलिए, इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? याद रखिएगा, जूल जो है कार्य का ऐसा मात्रक जूल है, ठीक है। किलोवाट घंटा जो आप लोग मीटर में नापते हैं, ये क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ये है जूल अर्ग जी, 1 HP बराबर कितना होता है? 10 की पावर 7, ये सब याद रखिएगा, 1 HP बराबर 10 की पावर 7 होता है ना, ठीक है। ये अर्ग है और ये वाट है, तो वाट इसमें से जो है सबसे अलग है, वाट जो है इसमें से अलग है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक ऊपर भी चर्चा किए हैं, जो आप लोग मीटर में नापते हैं, इसमें यूनिट में मापते हैं, कितना यूनिट बिजली खपत हुआ, ये मतलब व्यापारिक मात्रक भी हुआ, मतलब यूज के लिए जो विद्युत मापा जाता है उसको किस में मापा जाता है? तो उसको क्या मापा जाता है? यूनिट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? यूनिट में मापा जाता है। कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जिसमें हमें वातावरण में प्रदूषित नहीं करता है, तो इसमें स्वच्छ क्या है? कोयला जलाइएगा वातावरण प्रदूषण होगा, लकड़ी जलाइएगा प्रदूषित होगा, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस है, इससे प्रदूषित नहीं होता। और हमें आप लोग कमेंट में बताइएगा प्राकृतिक गैस किसका घटक है, ठीक है, बताइएगा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, किसको? स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नरौरा
नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताइए। नरौरा नाभिकीय विखंडन विद्युत संयंत्र जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यूपी में है नरौरा। 23, ठीक है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए भी इसी का उपयोग होता है। डॉक्टरी क्षेत्र में इसी का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? आप लोग हमें बताइए। सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? सौर स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर स्थिरांक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नलिखित को प्रभावित करती है। सौर ऊर्जा जो है किसको प्रभावित करती है? मान लीजिए आप सौर सेल चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये छत पर आप लगाए हुए हैं सौर सेल, बल्ब जला रहे हैं, ठीक है। एक बात बताइए, वो पवन को प्रभावित करता है, तूफान को, वर्षा को, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धूप निकलेगा, बल्ब बढ़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए धूप नहीं निकल रहा है, क्या है? इनमें धूप नहीं निकल रहा है, तूफान नहीं निकल रहा है, वर्षा का हिमपात नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है ना, सौर ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये बल्ब बर्बे करेगा। खाली उसको एक बार धूप लग जाए तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी को प्रभावित करती है और इस पर कोई असर नहीं होता है। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग। सौर कुकर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत कहा जा सकता है? याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी चीज़ से आप उसका यूज करते हैं, ठीक है, यूज के बाद फिर उसको रीयूज कर सकते हैं, फिर से पुनः उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, मतलब दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए पवन है, पवन चक्की से आप विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। एक बात बताइए, एक बार विद्युत उत्पन्न कर लिए आप तो दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब जो भगवान का दिया हुआ है ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जैसे कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, कोयला का हम लोग बनाते हैं, कोयला डायरेक्ट निकाल के जलाते नहीं है, उसकी बनाते हैं, उसका प्रोसेस करके तब इसको यूज में लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत को बताइए। अभी तुरंत चर्चा की है कोयला, ठीक है। मतलब जो भगवान का नेचुरल में पहले से अवेलेबल है वो नवीकरणीय हो जाता है, जो पहले से अवेलेबल नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, वो अनवीकरणीय हो जाता है, ठीक है। चलिए, ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य से जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। किसका? नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का, देखिए, अ से अमोनियम, अ से अम्लीय, याद करिएगा क्या होगा? अम्लीय। अम्ल का मान होता है, अम्ल का मान, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से पाठ्यांक है, बीच में 7, इधर 14 और इधर 0, ठीक है। तो अम्ल का मान कितना होता है? बीच में 7 होता है, तो जो 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा। एक बात और याद रखिएगा, जब 7 से इधर होगा तो अम्लीयता गुण बढ़ेगा, और 7 से 14 की ओर जाएगा तो क्षारीयता गुण बढ़ेगा। और एक बात और याद रखिएगा, जब 7 से 0 की ओर जाएगा तो H+ आयन निगेटिव होगी, ठीक है, मतलब कमेगी, और 7 से इधर जाएगा 14 की ओर तो H+ आयन बढ़ेगी, याद रखिएगा। इसमें होगा 7 से कम। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक, इनमें से विजातीय यौगिक कौन है, अलग कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट है, हमारा शरीर कितने परास के बीच का कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच, 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर जो है कार्य करता है। इसका pH वैल्यू ये रहना चाहिए, ठीक है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। हमारा शरीर 7 से 7.8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है? सिरका एसिटिक अम्ल है। सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल है। और याद रखिएगा 10 से 20%, 10 से 20% एसिटिक अम्ल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 से 20% एसिटिक अम्ल, 10 से 20% एसिटिक अम्ल सिरका में होना चाहिए। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? बताइए आप, इनमें कौन है धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगेगा? कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम।
पोटासियम, सोडियम, लिथियम को चाकू से काटा जाता है, याद रखिएगा। वो जल से अभिक्रिया कर लेता है, आग पकड़ लेता है। धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है, याद रखिएगा। धातु के जो ऑक्साइड होगा HCl से जब क्रिया करेगा धातु के क्लोराइड बनेगा और प्लस H2O आजाद करेगा, प्लस जल को मुक्त करेगा। कौन सी अधातु चमकीला होता है, आप ही बताइए। अधातु की बात कर रहा है, अधातु चमकीला होता है, इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, आयोडीन। अधातु की बात कर रहा है, आयोडीन होगा इसका। ये तो द्रव अवस्था में रहता है ना, ठीक है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए न बनाया जाता है। कुचालक होगा, लकड़ी के बर्तन में खाना थोड़े बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगता है क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है। वो गैस कौन सी हो सकती है, ऑफकोर्स हाइड्रोजन गैस होती है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस होती है, इसीलिए वह जल पर तैरने लगता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, अभी तुरंत चर्चा किए हैं। कौन सी धातु, पोटासियम, सोडियम, लिथियम, याद रखिएगा, इसमें पोटासियम हो जाएगा, ठीक है। क्या है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऑफकोर्स पारा हो जाएगा इसका आंसर। धातु है तो पारा हो जाएगा आंसर, यानी कि पारा नहीं तो मरकरी है, ठीक है, उसी को बोलते हैं Hg। नेक्स्ट है, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण जो है विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। सक्रियता श्रेणी जो सबसे नीचे आता है, जैसे सोना, चांदी, नीचे जो आता है क्रियाशील में, उसको निष्कर्षण कैसे किया जाता है, धातु के ऑक्साइड को गर्म करके। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित, बीच में कौन सा होता है, बीच में होता है आपका लोहा, Fe हो जाता है बीच में, ठीक है। तो बीच में जो होता है उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु, खुला वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग का परत चढ़ जाता है, आप ही बताइए। एक भूरे रंग का परत चढ़ा जाता है, फेस्फोफेरिस ऑक्साइड जिसे कहा जाता है, जिसे जंग कहते हैं, इसीलिए उस पर जस्ते का परत चढ़ाते हैं भूरे रंग का। अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रबल एवं कठोर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी लोहा में कार्बन मिलाइएगा ना तो कठोर हो जाता है, यानी कि कौ से कार्बन ना कौ से कठोर, याद रखिएगा। सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है, एसिटिक अम्ल के कारण सिरका खट्टा होता है। एल्काइन का अगर बात करें तो याद रखिएगा CnH2n-2। एल्कीन का बात करें तो CnH2n, एल्केन का बात करें CnH2n+2। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, ब्यूटेरिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है ब्यूटेरिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल हो गया। उसके बाद 54 में चलिए, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग होता है, ग्रेफाइट का उपयोग होता है। याद रखिए, ये विद्युत का सुचालक होता है। बस अच्छे से कंसिस्टेंसी का साथ देखिएगा, ये एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होते हैं। बस आराम से इस समय आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, बस रिवीजन के दृष्टिकोण से आप लोग तैयारी कीजिए। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, C6H6। नेक्स्ट है, कौन एक लिंगी पादप है, एक लिंगी पादप है सरसों। कौन है, सरसों, ठीक है। नेक्स्ट है, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, भ्रूणकोश के भीतर, भ्रूणकोश के भीतर। नेक्स्ट है, स्वपरागकण किन पौधे में होता है, मतलब खुद से स्वपरागकण कौन होता है, उभयलिंगी पौधा में होता है। किन में, उभयलिंगी पौधा में, जैसे सरसों। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। संसार में मानव की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, आप ही बताएं। संसार में मानव की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, क्या प्रकार के मानव पाए जाते हैं, एक प्रकार के मानव पाए जाते हैं, जानवर थोड़े है। चलिए नेक्स्ट है, मानव होमोसेपियंस का, मानिए कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का उद्भव कहाँ से हुआ, आप ही बताइए। अफ्रीका से माना जाता है, अफ्रीका के मध्य से। जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति क्रमिक विकास के साथ, यानी कि समय के साथ बदलाव के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया जाता है, नर्मदा घाटी में ट्राइबोलाइट। कौन सी धातु जीवाश्म पाया जाता है, ट्राइबोलाइट।
मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग है? समजात अंग के उदाहरण है। याद रखिएगा, समजात और समरूप में अंतर समझिए आप लोग। समजात क्या होता है? समजात क्या होता है? कार्य में एक समान होता है लेकिन दिखने में भिन्न होता है। जैसे मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख, तो मनुष्य के हाथ काम करने के लिए और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, दोनों अलग है तो समजात होगा। और जैसे मनुष्य चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, दिखने में दोनों का पंख है, दोनों उड़ने में यूज होता है, लेकिन दृष्टिकोण से दोनों का अलग होता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। लेकिन ये मनुष्य और चमगादड़ अलग अलग है, इसलिए समजात हो जाएगा। नेक्स्ट है असमजात अंग के उदाहरण बताइए। असमजात अंग के उदाहरण बताइए अभी तुरंत। असमजात मतलब समरूप, यानी कि पक्षी एवं मधुमक्खी दोनों का पंख है और उड़ रहा है, मतलब समरूप है। समरूप यानी कि असमजात। और देख लिए घोड़ा एवं मेढक दोनों अलग अलग है। चमगादड़ एवं पक्षी, अग्रपाद का बात कर रहा है, दोनों अलग अलग है। फ्लिपर और मनुष्य के अग्रपाद अलग अलग है, इसीलिए क्या हो जाएगा? पक्षी एवं मधुमक्खी दोनों का पंख है उड़ने के लिए, लेकिन आचरण के दृष्टिकोण से अलग होता है, असमजात या समरूप कहते हैं। पक्षी और चमगादड़ के अभी तुरंत बताए हैं। पक्षी और चमगादड़ क्या हो जाएगा? समजात। चलिए नेक्स्ट है आर्कियोपेटेरिक्स किसकी संयोजन करी है? आर्कियोपेटेरिक्स जो है रेप्टाइल और एबीज की करी है। नेक्स्ट है ये रेप्टाइल और एबीज तो हो गया। चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? लैमार्क और ट्रेविनेरस। लैमार्क इसका आंसर हो जाएगा। 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर कौन से रसायन थे? आप ही बताइए। NH3 अमोनिया थे। कौन थे? अमोनिया। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? आप ही बताइए। नील हरित शैवाल। क्या हो जाएगा आंसर? नील हरित शैवाल लाइकेन फफूंदी जो होता है, सॉरी हाँ फफूंदी। क्या हो जाएगा? फफूंदी। फफूंदी। नेक्स्ट है इनमें से उत्पादक की श्रेणी कौन होता है? उत्पादक नील हरित शैवाल उत्पादन के दृष्टिकोण से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? वे प्रकाश संश्लेषण से भोजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उन पर निर्भर करती है। ठीक है। द्वितीय एवं तृतीय उपभोक्ता उन पर परोक्ष रूप से कहीं न कहीं एक बात बतलाइए आप, अगर मान लीजिए इनमें सभी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण करता है तो इसलिए गाय खाता है, और ये द्वितीय उपभोक्ता जैसे शेर हो गया तो शेर गाय को खा जाएगा। क्या ये जो शेर है सिर्फ मांस खा के जीवित रह सकता है, पानी नहीं पिएगा? प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? अगर मान लीजिए ये अगर गाय को या फिर हिरन को अगर शेर नहीं खाता, घास नहीं खाता ये गाय हिरन, तो क्या इसको ये खा लेता? गाय ये नहीं होता तो ये कहाँ से हो पाता? इसीलिए परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं उस पर निर्भर है। ठीक है। मृतजीवी अपमार्जक किसका भक्षण करते हैं? अपमार्जक किसका भक्षण करते? अपघटन, मृत सड़े गले चीजों का। अपमार्जन के फलस्वरूप क्या होता है? क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ का शरीर कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। उत्पन्न अकार्बनिक पदार्थ का, हाँ ठीक है, मृदा में चले जाते हैं। मृदा होगा यहाँ पे। मृदा में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों का पौधा द्वारा उपयोग होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणों मनुष्य में कौन सा बीमारी उत्पन्न कर सकता है? याद रखिएगा, त्वचा का कैंसर जो CFC जो होता है वो बहुत हानिकारक है। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य की पराबैंगनी किरणों मनुष्य में कौन सा बीमारी उत्पन्न हो सकता है? हो गया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणुओं से ओजोन कैसे निकलता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणुओं से ओजोन कैसे निकलता है? पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से समताप मंडल को क्या करता है? हानि पहुंचाता है ओजोन, और वहां से आ जाता है, अनेक प्रकार की बीमारी लाता है। 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में भारी गिरावट आने लगी थी। क्यों? क्योंकि CFC के गिरावट क्यों आने लगी? क्योंकि CFC के अत्यधिक प्रयोग होने लगा। ठीक है। CFC पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों हानिकारक है? क्योंकि वह समताप मंडल में उपस्थित क्योंकि ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। 1987 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम यूनेप में सहमति बनी थी। क्या सहमति बनी थी? कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है
मलमूत्र, मृत शरीर, कागज, ये सब क्या होता है, नेचुरल प्राकृतिक में मिल जाता है, यानी कि डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा जैव निम्नीकरण। जबकि अनिम्नीकरण होता है वो पर्यावरण में मिलता नहीं है, जैसे प्लास्टिक, पन्नी, ये सब जो है पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है, वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है? वैकल्पिक स्रोत नहीं है कोयला। कोयला का ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। 84 का आंसर नहीं है, 86 देखिए। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होता है? संसाधन खत्म हो जाएगा, जैसे धीरे धीरे कोयला खत्म होने के कगार पर है, पेट्रोलियम खत्म होने के कगार पर है, अत्यधिक दोहन हो रहा है, क्या होगा इसका? कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन कौन है? कोयला है, वन्यजीव है, वन, सभी तो प्राकृतिक संसाधन है। हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्योंकि लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। सीमित संसाधन का उपयोग करें, बढ़ती जनसंख्या संसाधन का उपलब्ध कराया जा सके, इसीलिए हम लोग सीमित इसका उपयोग करें। इनमें से सभी हो जाएगा। हम संसाधन का परिवर्तन करते हो गए। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण है, ये जीवाश्म ईंधन के रूप में यूज होता है। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है, प्राकृतिक संरक्षण जो मुख्य उद्देश्य क्या है? वंशगत जैव विविधता का संरक्षण। जनसंख्या बढ़ेगा तो प्राकृतिक क्षरण हो भी न करेगा। वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं? क्योंकि उसे लकड़ी प्राप्त होता है, शिकार प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। सरकार के प्रारंभिक वन प्रबंधन में क्या कमी थी? याद रखिएगा, स्थानीय लोगों को ज्ञान सही दिशा में उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सका, औषधि फल इत्यादि को काटा गया, और टीक और यूकेलिप्टस बीजों का रोपण हुआ। जैसे टीक और यूकेलिप्टस है ना, ये यूकेलिप्टस को जंगल का ढाक कहा जाता है, यानी कि ये पर्यावरण के अभिशाप है। ये अपने आसपास किसी भी प्रकार के जो है ये एटमॉस्फेयर वातावरण में किसी प्रकार के पेड़ पौधों को उगने नहीं देता, ये बहुत बड़ा होता है, याद रखिएगा। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया था, इसका मतलब क्या होता है? सभी होता है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। किसका प्रबंधन जरूरी है? याद रखिएगा, सभी का प्रबंधन जरूरी है। वन संरक्षण किस समुदाय में धार्मिक अनुष्ठान का भाग है? आप लोग बताइए। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें सभी कैसे हो जाएगा? राजस्थान के बिश्नोई समुदाय हो जाएगा। जीव संरक्षण हेतु सरकार ने किस पुरस्कार की व्यवस्था की थी? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, ये पर्यावरण से संबंधित है। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की गई? गंगा सफाई योजना 1985। गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई थी, क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता में बहुत कमी हुई थी, इसीलिए। अभी भी वही हाल है। पानी में क्लोरोफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है? पानी, इसका मतलब क्या है? पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है, बी और सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्भव स्थल कहाँ है? गंगा गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती थी। ये टॉप 100 क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लिए, बस एक बार सरसरी निगाह से देखते जाना है, ठीक है। माइंड पर जोर नहीं देना है, मेहनत करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक एंड बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।